जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल यूपीएससी 2026 का रिजल्ट आ गया है एग्ज़ाम का डीबीपीएसटी के लिए, जिसकी कट ऑफ लगभग 370 के समथिंग गई है। तो जो कट ऑफ इतनी हाई गई है और जिन लोगों का उसमें सिलेक्शन हो गया है, मतलब कट ऑफ के लिए जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं, उनके लिए मतलब बहुत-बहुत शुभकामनाएँ उनकी फिजिकल और डीबीपीएसटी के लिए और आगे जो मतलब मेडिकल और जॉइनिंग के लिए। और बाकी जो लोगों को सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनके पास अभी भी एक मौका है। जैसे कि हमें पता है 8, 9, 10 जून को मतलब यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसी चल रही है, जिसका मतलब एग्ज़ाम है और उसके लिए बहुत ही कम समय बचा है। तो अब आप सिर्फ़ तैयारी मत करते रहिए, जितना हो सके उतनी जल्दी रिवीज़न करना स्टार्ट कर दीजिए ना, रिवीज़न करते रहिए साथ-साथ में। जैसे कि मैंने जो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपका, मतलब इससे पहले मैंने 6 क्लासें लेके पॉलिटी खत्म करी हुई है। तो पिछली 6 क्लासों में पॉलिटी मतलब क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हमने खत्म करी है और उसी प्रकार से अब मुझे जैसा कि पता है, चूँकि मतलब समय बहुत कम बचा है, इसलिए मेरा आज से प्रयास है कि मैं एक क्लास जो रेगुलर 4 बजे में ले रहा था वो, और इसके बाद एक क्लास हमारी शाम को 9 बजे, मतलब एक तो टॉपिक जो मतलब जो मेन सब्जेक्ट रहेगा, जैसे इससे पहले मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाई है, तो आज मैं मतलब आज से मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ, भूगोल स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले हम वर्ल्ड का भूगोल पढ़ेंगे, फिर अपना भारत का भूगोल पढ़ेंगे। मतलब 5-6 क्लासों में ये भी खत्म कर देंगे और साथ ही साथ जो 9 बजे हमारी क्लास होगी, उसमें छोटे-मोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे साइबर संबंधी हुआ और आतंकवाद संबंधी हुआ या फिर सोशल मीडिया संबंधी हुआ, तो इनसे रिलेटेड क्लासों में मतलब 1 से 2 क्लासों में इन सब्जेक्ट को भी हम खत्म करते हुए चलेंगे ना। तो आपको जितना भी मौका मिले, जितना भी आप समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय एक तो एग्ज़ाम की मतलब तैयारी के लिए दीजिए और जहाँ से भी जितना आपको समय मिलते ही आप जितना हो सके उतना अपनी तैयारी के साथ-साथ रिवीज़न करते रहिए, है ना? तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की क्लास जैसे कि मैंने बताया, पहली हमारी क्लास है विश्व का भूगोल के बारे में, विश्व के, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड और सौरमंडल और इसके बाद पृथ्वी की गतियाँ एवं अक्षांश देशांतर, मतलब इनसे संबंधित कुछ सवाल हम लगाएँगे और उन सवालों में जो भी हमारे आंसर आते हैं, मतलब जो भी हमारे मतलब उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक, मतलब 1-2 चीज़ें आती हैं, साथ ही साथ हम उन्हें डिस्कस करते हुए जाएँगे। एक तरह का हमारा रिवीज़न हो जाएगा और हमारा जो मतलब उस टॉपिक या उस सब्जेक्ट का हमारा रिवीज़न भी हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं, वो हम लगा लेंगे, ठीक है? तो आज के हमारे लगभग 30 सवाल हैं, बहुत जल्दी-जल्दी हम लगाएँगे और प्रयास रहेगा मेरा मतलब कम से कम समय में खत्म करने का ना। तो एक तो ब्रह्मांड और सौरमंडल हमें पढ़ना है, दूसरा पृथ्वी की गतियाँ एवं अक्षांश देशांतर और भूगर्भिक इतिहास और चट्टानें, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएँ, इनसे रिलेटेड जो भी हमारे सवाल होंगे, उन्हें हम फटाफट-फटाफट लगाते जाएँगे, ठीक है? तो चलिए सवाल हमारे शुरू करते हैं। ये एक फ़ोटो है, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इसके 3D की आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड सवाल मतलब पूछे ही पूछे जाते हैं। आपको 1-2 सवाल जो भी मिलेंगे, इससे रिलेटेड ही मिल जाएँगे आपको इतने में ना। कोई डीप जाके नहीं पूछते हैं, मतलब यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डीप जाके नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको पता है पूरी ज्योग्राफी से लगभग 2 से 4 क्वेश्चन, मिनिमम 2 या 4 क्वेश्चन आएँगे और उनके लिए मतलब हर चीज़ मतलब थोड़ी-थोड़ी आपको बस नॉलेज होना चाहिए, यही जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे उम्मीद करता है, ठीक है? तो आज का पहला सवाल हम देख लेते हैं। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? जैसा कि हमें पता है, जो हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है वो मतलब बिग बैंग सिद्धांत है, जिसका जो सबसे ज़्यादा मतलब सर्वमान्य हो चुका है। तो इसकी तहत जो हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, लगभग आज से 13.8 वर्ष पूर्व, 8 अरब वर्ष पूर्व, सॉरी, मतलब आज से लगभग 14 अरब वर्ष है ना, 13.8 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है ना। और जो हमारी पृथ्वी की आयु है, मतलब जो अभी तक पृथ्वी की जो आयु हो चुकी है, वो 4.6 अरब वर्ष है ना, ये पृथ्वी की अभी तक आयु है ना, पृथ्वी की अभी तक की या वर्तमान आयु, ठीक है? और इतना ही लगभग पृथ्वी की आयु और बाकी है, लगभग 5 अरब वर्ष के समथिंग है ना, तो टोटल 10 अरब वर्ष के समथिंग पृथ्वी की आयु मानी जाती है और जो हमारा ब्रह्मांड की आयु है वो 13.8 अरब वर्ष हो चुकी है ना। तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है ना? तो जैसे कि हमें पता है, सूरज में जो हमारे हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके एक हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इसे नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। जब एक परमाणु में से मतलब उसका जब विखंडन होता है, जिसे हम परमाणु बम या परमाणु एनर्जी कहते हैं, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं, जिसमें परमाणुओं का विघटन होता है ना, तो उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं और जिसमें 2 परमाणु मिलके एक परमाणु का निर्माण करते हैं। मतलब तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु से मिलके एक है हीलियम का परमाणु बनता है, तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं ना। तो जो हमारे सूरज की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो यही है ना। तो इस प्रकार हमारा इसका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? ये हमें लगभग सभी को मालूम होगा, 8 मिनट 22 सेकंड या कहीं-कहीं 22 सेकंड भी रहता है, ठीक है? तो इसको आप ध्यान रखिए।
8 मिनट 22 सेकंड। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हमें पता है शुक्र है, हम सभी पढ़ चुके हैं बहुत छोटी क्लासों में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शुक्र हमारी मतलब सौरमंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो ये भी हमारा ऑप्शन हमें पता ही है, मंगल ग्रह है, इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। और शुक्र ग्रह को जो हमने चौथे सवाल में पढ़ा है, शुक्र ग्रह को भोर और शाम का मतलब भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। भोर भोर का तारा या शाम का तारा, है ना? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है ना? बड़ा उपग्रह कौन सा है, सॉरी। तो छठवां जो हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसमें हमारा जो गैनीमीड है, ये हमारा जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। बृहस्पति ग्रह, ठीक है, इसका उपग्रह है। और इसकी जो मतलब ये लगभग हमारे बुध ग्रह से भी बड़ा उपग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। किस ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो ये हमारा शनि ग्रह है, जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। लगभग इनकी संख्या मतलब 86 या 90 के समथिंग मानी जाती है। 86 मतलब 85 प्लस तो है ही है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। प्लूटो से ग्रह का दर्जा किस वर्ष छीना गया था? तो जो हमारा सी ऑप्शन है, 2000 वर्ष 6 में, मतलब एक खगोलीय वैज्ञानिकों की बहुत मतलब बड़ी बैठक हुई थी 2006 में, जिसमें कि प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था, क्योंकि ये जो दूसरे ग्रह की परिक्रमा को मतलब परिक्रमा का जो पाथ है, मतलब उसका जो रास्ता है, उसको काटता है ये, है ना? ये दूसरे ग्रह की परिक्रमा को, इस वजह से इसको क्षुद्र ग्रह यानी कि बौना ग्रह के रूप में मान्यता दी गई थी इसकी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है लगभग 3 जनवरी को, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जैसा कि हमें पता है, पृथ्वी की 2 स्थितियाँ होती हैं, एक उपसौर की, एक अपसौर की। यानी कि जब सबसे पास होती है तो उसे उपसौर कहते हैं, और जब सबसे दूर होती है यानी अपोज़िट साइड होती है सबसे ज़्यादा, तो उसे अपसौर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को, और जब सबसे ज़्यादा दूर होगी तो उसे अपसौर कहेंगे। यानी अपसौर की स्थिति में सबसे दूर होती है। ठीक है? सूरज पृथ्वी से, सॉरी, पृथ्वी सूरज से। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे अधिक किस दिन होती है? जो हमारा दिन और रात, जैसे हमें पता है, वैसे नॉर्मली 12-12 घंटे लेके चलते हैं, और गर्मियों में हमें देखा होगा हमारे उत्तरी गोलार्ध में जो दिन हैं वो बड़े होते हैं, और रातें होती हैं छोटी होती हैं। तो जो हमारा 21 जून है, इस दिन हमारा सबसे बड़ा दिन पाया जाता मतलब दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। और जो सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, वो 22 दिसंबर होता है। ठीक है? और जो मतलब दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम चले जाएँगे तो 22 दिसंबर सबसे बड़ा हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है? और जो सबसे छोटा दिन है, वो हो जाएगा 21 जून। ठीक है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ठीक है? और 21 मार्च और 23 सितंबर को लगभग दोनों दिन बराबर होते हैं। वो दोनों ही गोलार्ध में बराबर होंगे। ये बराबर-बराबर, ठीक है? ये बराबर और ये भी बराबर। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो कौन-सा ज्वार आता है? तो ये दीर्घ ज्वार बोलते हैं, बड़े ज्वार आते हैं। मतलब जब सूर्य और पृथ्वी चक्र मतलब दोनों का फ़ोर्स लगता है पृथ्वी पे, जो समुद्र है, जैसा कि आपको पता है, ज्वार मतलब कि एक तरह से समझिए जो लहरें होती हैं, जो बड़ी-बड़ी लहरें आती हैं, इनका जो मुख्य कारण है वो चंद्रमा और सूरज की जो ग्रेविटी पृथ्वी पे लगती है, उसकी वजह से मतलब ज्वार आते हैं। तो जब एक ही लाइन में होते हैं तो मतलब और ज़्यादा बड़े ज्वार आते हैं, जब एक ही सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाले ज्वार 15 से 18 फीट कहाँ आते हैं? तो आपने सुना होगा, फंडी की खाड़ी है ये, कनाडा में, है ना? कनाडा देश में कनाडा देश में फंडी की खाड़ी है, जिसमें कि सबसे बड़े पृथ्वी पे ज्वार आते हैं ना, 15 से 18 फीट जिनकी लंबाई होती है। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। पृथ्वी 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी पृथ्वी पर सॉरी प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? यानी कि जैसे हमें पता है, हमने पृथ्वी की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएँ पढ़ी होंगी। अक्षांश रेखाएँ भूमध्य रेखा के मतलब जो विषुवत रेखा है हमारी, भूमध्य रेखा, उसके समानांतर होती हैं। यानी कि इनकी दूरी एक-दूसरे से हमेशा बराबर ही रहती है, क्योंकि समानांतर रहती हैं। तो इनकी जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर हर प्रति 1 डिग्री, यानी कि जो हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएँगे और हर डिग्री पे अगर एक मतलब रेखा खींचेंगे, तो उसके बीच की जो दूरी है लगभग 111 किलोमीटर पाई जाती है ना? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, 14वां सवाल है, कौन-सी नदी भूमध्य को 2 बार काटती है? तो जो हमारी कांगो गणराज्य में कांगो नदी बहती है, जिसकी अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है ना? ये कांगो नदी है, जो कि 2 बार भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। वैसे ही हमारी जो भारत में पाई जाने वाली जो माही नदी है,
भारत में माही नदी पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में बहती है। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, कर्क रेखा, जो कि उत्तरी गोलार्ध में 23 से 1/3 डिग्री मतलब जो रेखा है, जो मतलब अक्षांशीय रेखा है, उसे ये 2 बार काटती है, ठीक है? 2 बार काटती है, ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो अक्षांशीय रेखा होती हैं, वो ध्रुव से स्टार्ट होके मतलब एक ध्रुव से स्टार्ट होके और नीचे तक आती है और इनके बीच की दूरी सेम रहती है ना, मतलब ये हमेशा उत्तरी मतलब इनसे हमारा गोलार्ध का डिसाइड होता है कि हम कहाँ उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में। यानी विषुवत रेखा से ऊपर सारी जो रेखाएं हैं वो उत्तरी गोलार्ध में पाई जाएंगी, और उससे जो नीचे की रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में। और ये विषुवत रेखा के समानांतर होती है, और जो विषुवत रेखा के लंबवत होती है उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध से स्टार्ट होके दक्षिणी गोलार्ध पे खत्म होती हैं, और ये सारी रेखाएं मान के चलिए, अगर उत्तरी गोलार्ध से एक पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, तो एक ही पॉइंट से सारी रेखाएं स्टार्ट होंगी, और दक्षिणी गोलार्ध सॉरी जो दक्षिणी ध्रुव है उस पे जाके एक साथ खत्म होंगी, है ना, एक ही पॉइंट के दक्षिणी ध्रुव पे खत्म होंगी, और उत्तरी ध्रुव के एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी सारी रेखाएं, ठीक है। और इनकी जो सबसे ज्यादा बीच की दूरी है वो विषुवत रेखा पाई जाएगी, क्योंकि विषुवत रेखा पे पृथ्वी की मोटाई सबसे ज्यादा होती है वहां पे। तो जब ये वहां से निकल मतलब वहां इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा रहती है, जो कि 111.32 किलोमीटर होती है ना, जो मतलब देशान सॉरी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे, है ना, विश्व श्लेष भूमध्य रेखा पर, ठीक है। और इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा 111.32 किलोमीटर होती है देशांतर रेखाओं की, है ना। और इनकी जो बीच की दूरी है उसको गौर कहते हैं, मतलब ये उत्तरी गोलार्ध पे तो लगभग जीरो होगी, सॉरी उत्तरी ध्रुव पे जीरो होगी, फिर वहां से उत्तरी गोलार्ध से जब तक विषुवत रेखा तक आएंगे तब तक दूरी बढ़ती हुई आएगी, और विषुवत रेखा से जैसे नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो दूरी बिल्कुल घटती जाएगी, मतलब थोड़ी समानांतर रूप से घटती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के किस देशांतर पर खींची गई है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, जैसे कि हमें मालूम है, इसको 180 डिग्री देशांतर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि हमें पता है, मतलब जो समय हमारा चेंज होता है वो 180 डिग्री देशांतर से चेंज होता है। जो 0 डिग्री देशांतर है, ये हमारी ग्रीनविच लाइन कहलाती है, जो कि लगभग ब्रिटेन के पास से होकर गुजरती है, और वहां से मतलब जो हमारा समय है, जो आपने देखा होगा इंटरनेशनल टाइम है, ग्रीनविच टाइम ही कहते हैं, जीएमटी कहते हैं। भारत का भी जो टाइम है, ये आप कमेंट करके बताइए कि भारत का टाइम कितनी जीएमटी प्लस है ना, जीएमटी प्लस लिख के आता है, मतलब कितने आवर्स। तो हमारा जो जैसे देखा जाए तो यहाँ से हमारा जो 100 देशांतर है, मतलब जो मेन टाइम लाइन है 180 डिग्री देशांतर, यहाँ से हमारे भारत का टाइम 6 घंटे मतलब 6.5 आवर पीछे चलता है, ठीक है। यहाँ से पीछे है, और ग्रीनविच जो हमारे ग्रीनविच टाइम है, वहाँ की जो मेन टाइम लाइन है ब्रिटेन वाली, वहां से हमारा टाइम कितना आगे चलता है ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इस कल्प को बड़े वृक्षों का काल या कोयला युग भी कहा जाता है? तो हमारा जो मतलब समय है, ज्योग्राफिक दृष्टि से अलग अलग समय मतलब अलग अलग कालों में बांटा गया है। तो जैसे कि हमें पता है कोयला यानी कि कार्बन, और यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि कार्बोनिफेरस काल्प को कोयला युग भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। डायनासोर का विकास किस कल्प में हुआ था? यानी कल्प मतलब काल ही है यहाँ पे, एक तरह से किस समय या किस काल में हुआ था। तो ये आप जुरासिक पार्क मत लगा देना कि मतलब डायनासोर को जुरासिक से समझ के, है ना। इसका आंसर ट्राइशिक कल्प है ना, ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। नहीं, आप देखो डायनासोर देख के आप जुरासिक कल्प लगा दो, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा। पृथ्वी पर 4 हिमयुग गंज, मिडेल मिंडेल, दीस और वुर्म किस युग में देखे गए? तो ये प्लाइस्टोसीन युग हुआ था, उसमें ये चारों हिमयुग देखे जाते हैं, या फिर ये मान के चलिए ये चारों हिमयुग को एक मोटे तौर पे हम प्लाइस्टोसीन युग कह देते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन सा है? तो यानी जो हमारी ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो अग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। अग्नेय चट्टानें मतलब उनके जो मतलब वहां से जो पत्थर निकलता है वो ग्रेनाइट पत्थर निकलता है अग्नेय चट्टानों से, ठीक है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? जैसे कि हमें पता ही चल रहा है, जीवाश्म यानी कि जो हमारे पेड़ पेड़ पौधे या जो जानवर वगैरह रहते हैं उनकी जो हड्डियां वगैरह रहती हैं, उनसे जो मतलब चट्टानें बनती हैं, तो उसे अवसादी चट्टान कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ताप व दाब के कारण अग्नेय व अपसादी चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन से कौन सी चट्टान बनती है? तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, परिवर्तन यानी कि उनका रूप चेंज हो जाता है, तो रूपांतरित चट्टान कहते हैं ना। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अवसादी चट्टान का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो जो हमारा कोयला बनता है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। जो भी हमारा कोयला पाया जाता है तीनों चारों प्रकारों का,
वो अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। ऊपरी व निचले क्रिस्ट की बीच की असंतता को क्या कहते हैं? तो जो हमारा कौनदाड़ असंतता है वो ऊपरी व निचले क्रस्ट की, जो मैंने आपको पहले फोटो लगाया था, इमेज लगाई थी सेकंड मतलब पेज पे, उसमें आप जाके देखिएगा एक बार। जो कौनदाड़ असंतता है उसे ऊपरी व निचले क्रस्ट की जो मध्य में मतलब असंतता एक तरह से बीच में मतलब पाई जाने वाली परत को बोलेंगे, तो वो असंतता कौनदाड़ असंतता कहलाती है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 25वां सवाल देख लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये संपूर्ण पृथ्वी में पूछा है ना। अगर संपूर्ण पृथ्वी पर पूछा जाता है तो हमें पता है नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और लेकिन इसमें पूछा है संपूर्ण पृथ्वी में, यानी कि जो हमारी पृथ्वी जो अंतरिक्ष संरचना है उसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लोहा हमारी पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भूपर्वती की मोटाई लगभग कितनी मानी जाती है? जो हमारा पर्वती आप समझ रहे होंगे, वर्ड आपने पपड़ी सुना होगा, मतलब जो ऊपर ही पपड़ी जम जाती है, यानी पृथ्वी की जो ऊपर की पपड़ी है उसे भूपर्वती एक मतलब क्या कहेंगे इसे, तद्भव वर्ड बोलेंगे, मतलब पर्पटी से ही पपड़ी बना है। तो इसकी जो मोटाई है, जो ऊँचाई मतलब जो सबसे ऊपर पाई जाती है, एक तरह से ऊँचाई पे नहीं, मतलब जो सबसे ऊपर पृथ्वी की जो सबसे ऊपर पाई जाती है, यानी सिर्फ़ जो भूपर्पटी पाई जाती है उसकी मोटाई 0 से 30 किलोमीटर है। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 27वें नंबर का। मेंटल परत को मुख्य रूप से किस अन्य नाम से जाना जाता है? मेंटल परत को किस नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, मेंटल परत जो होती है हमारी पृथ्वी की, उसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे मतलब सिलिकॉन के लिए Si प्लस मैग्नीशियम के लिए Ma, तो इसको सीमा परत कहते हैं। ठीक है? इसका दूसरा नाम सीमा भी कहलाता है मेंटल परत का। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पृथ्वी की कोर में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो जो हमारा पृथ्वी की कोर है, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो कोर पाई जाती है, उसमें निकेल और लोहा, यानी कि नीफे परत भी बोलते हैं, इसी वजह से इसको, मतलब लोहे के लिए Fe केमिकल नाम आपको पता ही होगा, और निकेल के लिए Ni, है ना? इस वजह से इसे नीफे परत भी कहा जाता है। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 पृथ्वी का औसत घनत्व, ये आपने मतलब बहुत पहले पढ़ा होगा। मतलब ज्योग्राफी जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। तो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हमारा 30वां। ऊपरी मेंटल व निचले मेंटल के मध्य कौन-सी असंतता पाई जाती है? तो जो मैंने आपको बताया था, जो 2 परतें रहती हैं, उसके बीच में एक मतलब अ, अवसादी या छोटी-छोटी मतलब छोटी-मोटी परतें पाई जाती हैं, जिनको नाम दिया गया है। तो जो हमारी रेप्टी असंतता है, यानी जो परत है, यानी ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल में जो बीच में मतलब एक परत पाई जाती है, उसे रेप्टी असंतता कहते हैं। ठीक है? मतलब जो मतलब अंतर पाया जाता है एक तरह से, उसे रेप्टी कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। कोर का बाहरी भाग किस अवस्था में है? तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसका जवाब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कोर का बाहरी भाग किस अवस्था में पाया जाता है। प्लीज़ आपको मेरा प्रयास, जो आपको रिवीज़न कराने का मेरा प्रयास है, ये आपको अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इसे, ठीक है? और कमेंट करके बताएँ कि हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो शाम को मैं आपको मतलब सोशल मीडिया या फिर साइबर संबंधी मेरी क्लास है उसको लेके आने वाला हूँ। उसके अलावा आप क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।